हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और इस वीडियो में कई टॉपिक है, जैसे डीआरडीओ ने मिसाइल प्रलय का परीक्षण किया। प्रलय मतलब महाविनाशक, तो क्या खास है और पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है स्पेशली। संसद के शीतकालीन जो सत्र चल रहा था वो समाप्त हो गया और कितने विधेयक इसमें पास हुए हैं, क्या क्या डिटेल है उसके। ओमिक्रॉन को लेकर देश में फिर से अलग अलग क्षेत्रों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है। कोर्ट ने तो यूपी इलेक्शन को भी स्थगित करने को कहा है और रैलियों पर बैन लगाने की गुजारिश की है। तो क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। पंजाब सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है। तो ये रथ यात्रा कहाँ पर निकलती है? जी और एक और कंपनी है, उसके बीच में विलय हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। बीजिंग विंटर ओलंपिक जो अगले साल होना है, उसमें भारतीय दल के जो मिशन के चीफ कौन बना दिए गए हैं। चौथा राज्य बन गया है जिसने मॉब हिंसा या मॉब लिंचिंग निवारण के लिए विधेयक पारित किया है। क्या प्रावधान है? नागालैंड में 3 नए जिले बने हैं, तो वहाँ पर अब जिलों की संख्या भी बढ़ गई है। इसके अलावा भी कई और टॉपिक है जिस पर चर्चा होगी। शुरू करते हैं बिना देर के। और पहला क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आप देख रहे हैं, और लाइक बटन जरूर दबा दो और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। क्वेश्चन होगा, डीआरडीओ ने हवा में ही रास्ता बदलने वाले शॉर्ट रेंज मिसाइल प्रलय का परीक्षण किया, तो इसकी मारक क्षमता बताएं। क्या है मारक क्षमता? आंसर होगा 150 से 500 किलोमीटर। प्रलय का मतलब सब कुछ बर्बाद कर देने वाला, और ये सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाला ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। हवा में ही रास्ता बदलने में माहिर है और इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया। ओके, 22 और 23 दिसंबर को यानी 2 दिन लगातार ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर इसका परीक्षण किया गया, टेस्ट किया गया और सफल परीक्षण रहा। प्रलय एक कनेस्टर मिसाइल है और इसे आसानी से छिपाकर ले जाया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है दुश्मन की नज़र में आए बिना, और रडार को धोखा भी दिया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है। अब सवाल उठता है कि शॉर्ट रेंज मिसाइल की ज़रूरत क्यों पड़ी इंडिया को? दरअसल क्या है, इंडियन आर्मी को ऐसे मिसाइल चाहिए थे जो हल्का हो और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित हो और नज़दीक में हम वार कर सकें। तो यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि पृथ्वी और ब्रह्मोस, ये पृथ्वी मिसाइल है, ये ब्रह्मोस मिसाइल है। तो इसके रहने के बावजूद, जो कि कम रेंज की मिसाइल है, इसके बावजूद हमें प्रलय की ज़रूरत क्यों पड़ी है? देखिए, पृथ्वी जो मिसाइल है इसके भी अलग अलग वेरिएंट है और ये 150 से 600 किलोमीटर इसकी रेंज है, लेकिन इसकी तकनीक पुरानी हो चली है। पृथ्वी मिसाइल 1980 के दशक में बना था और उसे ट्रांसपोर्ट करने फिर लॉन्च करने उसमें लंबा वक्त लगता है। लॉन्चिंग की प्रिपरेशन में ही 2 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसे में दुश्मन को इसका पता चल सकता है कहाँ पर है, क्योंकि सैटेलाइट से भी निगरानी हो सकती है। और ब्रह्मोस ये सरफेस टू सी या सरफेस टू सरफेस, सी प्लेटफॉर्म, एयर प्लेटफॉर्म, इन सब पर चल सकता है और इसकी भी रेंज इसी के आसपास है, 290 से 400 किलोमीटर, और इसको बढ़ाया जा सकता है ब्रह्मोस मिसाइल को। लेकिन ब्रह्मोस जो है वो बहुत घातक तो है, लेकिन ये बहुत महंगा है इसकी टेक्नोलॉजी। ओके, और भारी भरकम भी है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में इंडिया को ऐसे मिसाइल की ज़रूरत थी जो कम दूरी में दुश्मन पर हमला कर सके और आधुनिक तकनीक पर आधारित हो। तो इसी वजह से इंडिया ने प्रलय मिसाइल को बनाया डीआरडीओ ने, और उसको लॉन्च किया, टेस्ट किया है, जो कि बिल्कुल सही पाया गया है। ओके, इसकी खासियत क्या है? तो ये कनेस्टर मिसाइल है। कनेस्टर का मतलब हुआ, मैं आपको दिखाऊं, ये कनेस्टर के अंदर में मिसाइल है। इस तरह की मिसाइल जो कि अंदर छिपी हुई होती है और उसको लॉन्च करना बहुत ही आसान होता है। अगर पृथ्वी मिसाइल की बात करेंगे तो पृथ्वी को एक लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसको कैनस्तर से यानी कनेस्टर से ही वो निकल जाता है और लॉन्च हो जाता है। पुराने मिसाइल को मूव करना थोड़ा कठिन होता है। ओके, और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, न्यू जनरेशन का मिसाइल है, और इसमें गाइडेड सिस्टम है, मतलब कि स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम को यूज़ किया गया है और हवा में ही ये अपने टारगेट को चेंज कर सकता है। मतलब मान लीजिए हमने टारगेट रखा कि पाकिस्तान में फलाने जगह को अटैक करना है, लेकिन वो टारगेट वहाँ से भाग रहा है, जा रहा है, तो ये मिसाइल हवा में ही अपना रास्ता बदल कर उसको ढूंढ कर मार देगा। इतने खतरनाक ये प्रलय
मिसाइल बना दिया गया। ओके, वजन कितना है? 5 टन है, जो कि 500 से 1000 किलोग्राम तक के हथियार को ले जाने में समर्थ है। और ये जो मिसाइल प्रोजेक्ट है, ये मार्च 2015 में इसके लिए बजट मंजूर किया गया था 332 करोड़ रुपए। हालांकि बजट बाद में इसका बढ़ा भी, ठीक है। अच्छा, इंडिया भी कई सारे और शॉर्ट रेंज मिसाइल को डेवलप कर रहा है, जैसे प्रहार है, उसकी टेस्टिंग हुई है 150 किलोमीटर तक के। प्रगति है 170 किलोमीटर तक। प्रनाश ये 200 किलोमीटर तक का रेंज का है और डेवलप किया जा रहा है इसको, और आधुनिक जो तकनीक है उसके आधार पर। ओके, क्यों इसकी ज़रूरत है शॉर्ट रेंज की? क्योंकि बात होती है कि 5000 किलोमीटर तक, 2000 किलोमीटर तक हम मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे मिसाइलें हैं। लेकिन हम शॉर्ट रेंज की मिसाइलें क्यों अभी डेवलप कर रहे हैं? क्यों? दरअसल देखिए, दुनिया भर में लॉन्ग रेंज की जो मिसाइलें हैं उसकी डिमांड नहीं है। लॉन्ग रेंज की मिसाइलों की डिमांड नहीं है। ज़्यादातर देश जो हैं आसपास के देशों से ही उनका टकराव रहता है और उन्हीं को टारगेट रखते हैं। तो भविष्य में भारत जो है वो प्रलय मिसाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकता है अलग अलग देशों में। ओके, तो ये जो परीक्षण हुआ है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर हुआ है, जो कि ओडिशा में, ठीक है। और अभी हाल ही में 18 दिसंबर को DRDO ने मिसाइल अग्नि प्राइम का भी परीक्षण किया था यहाँ से। तो DRDO की बात हो रही है। स्थापना कब हुई थी? 1958 में। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा, संसद के शीतकालीन सत्र जो कि 2021 में हुआ, उसके दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा, तो उनमें कितने विधेयक पारित हुए, कितने बिल पास हो गए? आंसर होगा 11। टोटल 11 बिल पास हुए हैं। शीतकालीन सत्र कब से कब तक चला है? तो 29 नवंबर से 22 दिसंबर। ओके, इतने अवधि तक चला। 23 दिसंबर तक चलना था, लेकिन एक दिन पहले ही इसको एक दिन पहले ही इसको ख़त्म कर दिया गया। तो सदन में यानी संसद में, दोनों सदनों में मिला दिया जाए तो 13 टोटल विधेयक पेश किए गए। इनमें से 12 विधेयक लोकसभा में पेश किया गया और 1 विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा में कई विधेयक पेंडिंग थे, वो भी पास हुए वहाँ पर। तो टोटल जो है उसमें से 11 विधेयकों को संसद ने मंजूरी दी है। तो ये सब पूरी लिस्ट है। और आपको बताऊं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, तो उन्होंने कहा कि लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 82% रही है और राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 48% रही है। तो अब देख लेते हैं कि जो 11 विधेयक पास हुए हैं उनमें क्या क्या बातें हैं। जैसे नंबर 1 है फार्म लॉ रिपील बिल 2021। इसमें 3 जो कृषि कानून थे विवादित, जिसके लिए किसान आंदोलन कर रहे थे, तो उसको रद्द कर दिया गया है इसके थ्रू। सेकेंड है डैम सेफ्टी बिल 2021। इसके थ्रू एक रेगुलेटर यानी नियामक बनेगा और देश भर के जितने बांध हैं उसकी निगरानी, सुरक्षा, संचालन, रख रखाव, इन सब का प्रावधान किया गया। तीसरा है असिस्टेड प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2021। ये जो है वो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्लिनिक और बैंक, जैसे स्पर्म बैंक, एग बैंक, तो इन सब की निगरानी और रेगुलेशन के प्रावधान को इसमें रखा गया है। चौथा है सेरोगेसी रेगुलेशन बिल 2021। इसमें क्या है? तो इसमें नेशनल सेरोगेसी बोर्ड और स्टेट सेरोगेसी बोर्ड के गठन का प्रावधान है सेरोगेसी के लिए। पांचवा बिल जो पास हुआ है वह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल 2021। इसमें यह है कि जो 6 फार्मास्यूटिकल संस्थान है देश में, उसको राष्ट्रीय यानी नेशनल महत्व का दर्जा दिया गया। कहाँ कहाँ पर ये? अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी और रायबरेली में। तो इस बिल के माध्यम से फार्मास्यूटिकल एजुकेशन के लिए एक काउंसिल के भी गठन का प्रावधान है जो कि निगरानी रखेगा। 6th है एप्रोप्रिएशन नंबर 5 बिल 2021। इसमें क्या है कि केंद्रीय जो बजट था तो उसी का अनुपूरक अनुदान की परमिशन दी गई है। सरकार को कुछ और खर्चे की ज़रूरत थी तो उसने ये बिल पेश किया था। 7th है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेज सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज अमेंडमेंट बिल 2021। तो इसमें पेंशन से संबंधित मामला है, यानी जो जज हैं उनके
ठीक है। तो एक मनी बिल था, तो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में केवल चर्चा हुई। 8th है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2021। इसमें क्या है, सीबीआई के निर्देशक का नहीं, सीबीआई के डायरेक्टर का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाने और अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक उसे विस्तार दिए जाने का प्रावधान है। अभी तक ये था कि जो डायरेक्टर हैं सीबीआई के, वो केवल 2 साल के लिए तैनात होते थे, तो अब उनको एक्सटेंशन देकर टोटल 5 साल तक उनको तैनात किया जा सकता है सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर, ठीक है। मतलब 2 साल का कार्यकाल हुआ और 3 साल और एक्सटेंशन दिया जा सकता है, हर साल 1-1 साल करके। 9th है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2021। इसमें क्या है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के जो डायरेक्टर हैं, उनका कार्यकाल इसी तरीके से बढ़ाकर अधिकतम 5 साल रखने का प्रावधान किया गया है। ओके, 2 साल का रहेगा कार्यकाल, उसका 1-1 साल करके टोटल 5 साल तक एक्सटेंशन हो सकता है। 10th जो बिल है वो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट बिल 2021 है। तो इसमें यह है कि निजी उपभोग यानी कोई व्यक्ति अपने लिए उपभोग करना चाहता है ड्रग्स, तो सीमित मात्रा में अगर रखता है तो उसको अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का प्रावधान रखा गया है। ड्रग्स और साइकोट्रोपिक जो पदार्थ हैं उसके निर्माण, परिवहन और खपत जैसे चीज़ों के विनियमित करने का प्रावधान किया गया है। ओके, तो इसमें यह है कि अगर सीमित मात्रा में है तो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, उसको मौका दिया जाएगा कि वो व्यक्ति जो ड्रग्स ले रहा है सीमित मात्रा में, वो अपने आप को सुधार ले, ठीक है। गलत रास्ते पे गया है, उसको ठीक सरकार एक तरह से मौका दे रही है। और 11वां जो बिल है वो है द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है। इसमें क्या है, तो वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान है। ओके, चुनाव संबंधित कानून को, इसके अलावा सैन्य मतदाताओं के लिए जेंडर न्यूट्रल वो बनाने का प्रावधान किया गया। तो ये सब टोटल 11 जो बिल हैं ये आप देख सकते हो, इम्पॉर्टेंट है ये। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका पूरा डिटेल दे दिया है। और हाँ, एक और बिल जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने के जो विधेयक था, यानी प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, तो वो लोकसभा में पेश किया गया था। स्मृति ईरानी ने पेश किया था जो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन इसको चर्चा और इसमें बिल में सुधार के लिए सरकार ने जो स्टैंडिंग कमेटी है संसद की यानी अस्थाई समिति, उसके पास भेज दिया गया है। तो वो इस पर विचार करेंगे, उसके बाद फिर से हो सकता है कि अगले जो लोकसभा का सत्र होगा तो उसमें इसको पेश किया जा सकता है। तो ये टोटल बिल है, इम्पॉर्टेंट बात है। लोकसभा की बात कर लें, अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। और राज्यसभा के सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है ओमिक्रॉन, कोविड-19 का सबसे बदमाश वेरिएंट कह सकते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। तो ये क्वेश्चन लेते हैं डिटेल में। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से दिसंबर तक का अब तक का टोटल करंट अफेयर्स पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो चुका है। आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। एमसीक्यू है, साथ में पूरा डिटेल भी दिया गया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ 1200 से ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, चेक कर लेना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन होगा, किस अदालत ने ओमिक्रॉन के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव स्थगित करने और रैलियों पर बैन लगाने की गुजारिश की है? किससे? प्रधानमंत्री से और इलेक्शन कमीशन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो ये न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यूज़ देखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट आर्ग्यू पीएम इलेक्शन कमीशन, इन दोनों को आर्ग्यू किया है कि रैली पर बैन लगाया जाए और पुट ऑफ यूपी पोल्स, यानी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है विधानसभा का, उसको स्थगित करो, रोको। क्योंकि कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ खास बात ध्यान देने की है, आदेश जारी नहीं किया गया है। ओके, तो नया जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसकी वजह से देश में कई जगह लॉकडाउन भी शुरू हो चुके हैं
और नाइट कर्फ्यू तो कई राज्यों में लागू कर दिया जा चुका है। और यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि नए वेरिएंट की वजह से यानी ओमिक्रॉन की वजह से देश के अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू तो शुरू हो चुके हैं। तो इस मुद्दे पर यानी ओमिक्रॉन के फैलाव को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पेशल मीटिंग की 23 दिसंबर को हाई लेवल और हाई अलर्ट जो है घोषित करने का कहा है, कॉल किया है उन्होंने, हाई अलर्ट। मीटिंग हुई, उसी दौरान प्राइम मिनिस्टर ने यानी केंद्र सरकार ने राज्यों को 7 निर्देश दिए हैं, जैसे इन्फेक्शन के मामले में जो संख्या बढ़ रही है तो उस पर निगरानी बढ़ाई जाए, इन्फेक्शन रेट अगर दोगुना हो रहा है और पॉजिटिव केस के नए क्लस्टर बन रहे हैं तो उसको रोकने पर फोकस किया जाए, फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखकर स्थानीय पाबंदी लगाई जाए, ज़रूरत पड़े तो नाइट कर्फ्यू लगाया जाए और नए क्लस्टर और कंटेनमेंट जोन, बफर जोन जो जैसा अप्रैल मई में देखने को मिला था, जो पाबंदियाँ की गई थी, इस तरीके से पाबंदियाँ लागू की जाए, ऐसा सरकार ने कहा है। ठीक है, कोविड-19 का जो वैक्सीन है उसको 100% लोगों तक दोनों डोज मुहैया हो जाए, ये भी बात कही गई है। और जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन का काम बहुत तेज़ी से किया जाए, अलग अलग जगह चुनाव होने वाला है। ओके, तो अब ये भी देख लेते हैं कि किस राज्य में ओमिक्रॉन का कितना प्रभाव है और इसके अलावा वहाँ पर क्या क्या शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए भी, क्योंकि ये सब अजीब तरह का अनुभव मतलब पिछले 2 साल से देख रहे हैं और ये अब अगले साल भी कोरोना का नया वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ कुछ मैप आप देख रहे हैं, तेलंगाना में वहाँ एक गांव है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोविड-19 के नए वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है वो पाया गया है। तो वहाँ पर एक गांव में 10 दिन का लॉकडाउन जारी कर दिया है, लॉकडाउन लगा दिया गया। ठीक है, ओडिशा में न्यू ईयर पार्टी पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश में तो नाइट कर्फ्यू लागू ही कर दिया गया है मध्य प्रदेश में। दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लगा दिया गया है। गुजरात में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। मतलब देखा जा रहा है कि आगे क्या होता है। महाराष्ट्र में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सेलिब्रेशन पर यानी न्यू ईयर और क्रिसमस पार्टी उस पर रोक लगा दी गई है। ऐसा ही कर्नाटक में भी किया गया है। तो जो डार्क कलर के दिख रहे हैं स्टेट्स, वहाँ पर कोविड-19 के इफ़ेक्ट धीरे धीरे नए वेरिएंट के इफ़ेक्ट वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है तो देखिए, जो पिछला डेल्टा वेरिएंट था उसके मुकाबले ये 10 गुना तेज़ी से फैल रहा है। 50 म्यूटेशन हो चुके हैं। ओके, हालांकि डेथ के मामले पूरी दुनिया में उस कदर नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें देखने को मिल रहा था, लेकिन WHO या सरकार का ये भी मानना है कि पता नहीं ये आगे क्या कहर बढ़ पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों शेयर जरूर करें तमाम मित्रों को ये वीडियो, अगर पसंद आ रहा हो तो कमेंट करके भी बताइए मुझे। लाइक बटन तो दबाई दिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पंजाब सरकार ने किस जगह जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? आंसर होगा लुधियाना। लुधियाना में जो ये जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है उसे स्टेट फेस्टिवल के रूप में घोषित कर दिया गया है। और आपको बताऊं कि लुधियाना में जो ये रथ यात्रा होती है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जगन्नाथ रथ यात्रा मानी जाती है। सबसे बड़ी जो यात्रा निकलती है वो है ओडिशा के पुरी में, और उसके बाद ये कहा गया है न्यूज़पेपर्स में भी, हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में भी मैंने पढ़ा कि लुधियाना है सेकेंड पोजीशन पे जो सबसे बड़ा जगन्नाथ रथ यात्रा के मामले में। ओके, तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी। उन्होंने ही 23 दिसंबर को ये कृष्ण और बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित कर दिया। दरअसल ये जो अभी हुआ वो 25वीं वर्षगांठ थी जगन्नाथ रथ यात्रा की लुधियाना में, और इसको इस्कॉन के द्वारा आयोजित किया गया था। तो मुख्यमंत्री ने, जो देख भी रहे हैं आप प्रोग्राम में, तो उन्होंने इस्कॉन मंदिर के लिए 2.5 करोड़ रुपए अनुदान भी सरकार की ओर से देने की घोषणा की। पंजाब की बात हो रही है, गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित।
राजधानी चंडीगढ़। और यहाँ के प्रमुख उत्सव कौन कौन से हैं? लोहड़ी है, बैसाखी, होला मोहल्ला, जोड़ मेला, तियां तीज, गुरु पर्व वगैरह वगैरह। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जी और किस कंपनी ने विलय के समझौते पर सिग्नेचर किया है? आंसर होगा सोनी। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, सोनी इंडिया ने। तो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी जिल, तो इन दोनों का विलय का समझौता हुआ है। कब तक ये समझौता पूरा हो जाएगा, विलय हो जाएगा? तो इसमें करीब 8 महीने लगेंगे और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है विलय करने की। तो क्या क्या बदलने वाला है? तो दोनों जो कंपनी है उसको मिलाकर एक नई कंपनी बनेगी और उसके जो सीईओ और एमडी होंगे वो पुनीत गोयनका होंगे, ऐसा एग्रीमेंट में कहा गया 5 साल के लिए। पुनीत गोयनका जो है वो जी के एमडी और सीईओ हैं, ठीक है। और आपको बताऊं, ये है पुनीत गोयनका, तो ये एमडी और सीईओ बन जाएंगे जो नई कंपनी होगी उसके। हालांकि इसमें अभी 6, 7, 8 महीने होने वाले हैं। और ये चर्चा में क्यों है, क्यों ये क्वेश्चन के रूप में और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है? इस समझौते के तहत करीब 75 से ज़्यादा टीवी चैनल, फिल्में, ये सब जो अधिकार हैं वो एक कंपनी को एक ही नेटवर्क के तहत आ जाएगी। और ये एक ऐसा समझौता है जो तमाम कमियों को दूर करेगा। जैसे सोनी के पास जी की तरह पूरे भारत के जो छोटे छोटे शहर हैं, गांव हैं, वहाँ दर्शकों तक उतनी पहुँच नहीं थी जितना जी के पास थी, ठीक है। और जी के पास बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम नहीं थे जो बेहतर प्रोग्राम सोनी कर रहा था, सोनी बना रहा था। तो एक तरह से दोनों जो कंपनियां हैं वो एक दूसरे का पूरक बनेंगे, ओके। और विलय होगा जो कि 61 बिलियन पाउंड के करीब का ये कॉरपोरेशन बन जाएगा टोटल। भारत में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जब बात हो रही तो इसकी भी चर्चा कर लें। बीबीसी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसके मुताबिक भारत में 90 करोड़ से अधिक टीवी दर्शक हैं, 90 करोड़ से अधिक। और यहाँ पर 800 से ज़्यादा टीवी चैनल हैं भारत में। इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उसका दर्शक वर्ग बहुत बड़ा है और वो बढ़ता जा रहा है। तो बीते कुछ सालों में हम लोगों को देखा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, ZEE5, सोनी लिव जैसे कई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के बीच में कंपटीशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन यानी मिशन प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा हरजिंदर सिंह, ठीक है। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। शीतकालीन यानी विंटर ओलंपिक होने जा रहा है अगले साल। तो हरजिंदर सिंह अभी वर्तमान में आइस हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो अब उनको एक नया काम भी दिया गया है, ठीक है। बीजिंग 2022 जो ओलंपिक है उसका आयोजन 4 फरवरी से 20 फरवरी तक होगा चीन की राजधानी बीजिंग में, ठीक है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि शेफ डी मिशन क्या है? मिशन प्रमुख का काम क्या होगा? तो इसकी जिम्मेदारी होगी जो भी एथलीट, खिलाड़ी, वहाँ कोच ये सब पहुँच रहे हैं वो सही वातावरण में रहें, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकें। तो इसके लिए तमाम जो ज़रूरत है, ट्रैवल के जो शेड्यूल हैं, इन सब को नज़र रखी जाए, इन पर ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो ये विंटर ओलंपिक होने जा रहा है शीतकालीन। अगर बात होगी शीतकालीन और विंटर ओलंपिक की, तो सबसे पहला जो विंटर ओलंपिक हुआ वो कब हुआ था? 1924 में, ओके। फर्स्ट विंटर ओलंपिक 1924 में फ्रांस में हुआ था, फ्रांस के शैमोनिक्स में, ओके। और इंडिया ने कब पार्टिसिपेट करना शुरू किया विंटर ओलंपिक्स में? तो 1964 में पहली बार इंडिया ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पश्चिम बंगाल, मणिपुर और राजस्थान के बाद अब किस चौथे राज्य की विधानसभा ने मॉब लिंचिंग या मॉब जो हिंसा है उसके निवारण के लिए विधेयक पारित किया है? आंसर होगा झारखंड। झारखंड विधानसभा ने ये
पारित किया है और इससे पहले पश्चिम बंगाल, मणिपुर, राजस्थान ये सब पारित कर चुके थे। तो ये चौथा राज्य बन गया है। विधेयक में क्या क्या प्रावधान है, अब मैप में दिखा दूँ। यहाँ पर है ये झारखंड। विधेयक में प्रावधान है कि इसमें हर व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों और भीड़ से जो हिंसा होती है उससे सुरक्षा की बात कही गई है। विधेयक में ये बताया गया कि कानून बनने पर भीड़ की जो हिंसा होगी, भीड़ के द्वारा अगर किसी पर हिंसा किया जा रहा है तो इस मामले में जो लोग भी वहाँ भीड़ होगी, जो भी आरोपी होंगे, उनके जुर्माने और संपत्तियों की कुर्की की जाएगी और 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान इसमें रखा गया। इसके अलावा शत्रुतापूर्ण वातावरण बनाने के लिए भी 3 साल तक कैद या जुर्माने का प्रावधान रखा गया। तो मॉब लिंचिंग भारत में काफ़ी देखने को मिला है पिछले कुछ समय में, तो एक कोशिश है इस सरकार की। झारखंड की बात हो रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन और गवर्नर रमेश बैस। अगला क्वेश्चन नागालैंड से रिलेटेड। नागालैंड सरकार ने 3 नए ज़िले जो है बनाए हैं। तो अब कितने कुल ज़िले हो गए? 3 नए ज़िले कौन कौन हैं? तो से मिन्यू, न्यूलैंड और चुमुदेदिमा। ठीक है, तो अब 3 नए बन गए, तो टोटल कितने हो गए? टोटल 15 हो गए। ओके, 15 ज़िले हो गए। तो कोहिमा ज़िले से एक अलग बना दिया गया है एक और ज़िला, न्यूलैंड और चुमकेदिमा को दीमापुर ज़िले से छांट कर बनाया गया है। तो इस तरह से हो गया। वहाँ पर अलग अलग जनजाति जो है वो अपने लिए ज़िले की डिमांड कर रहे थे। तो नागालैंड ने फिलहाल 3 ज़िले जो है नए बनाए हैं। नागालैंड मैप में कहाँ पर है? यहाँ पर ये रहा। ठीक है, और ये किस देश से अपनी सीमा जो टच करता है? तो म्यांमार, इधर म्यांमार। और अगर राज्यों की बात हो गई, किस किस राज्य से नागालैंड की सीमा टच होती है, तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है और इधर मणिपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस यानी नेशनल फार्मर्स डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 23 दिसंबर। ठीक है, 23 दिसंबर 1902 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। किसानों के बड़े मसीहा के तौर पर इनको जाना जाता है। तो 2001 में चौधरी चरण सिंह के सम्मान में ये दिवस मनाने की घोषणा हुई थी, किसान दिवस 23 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बुक है बैचलर्स डैड, तो इसके राइटर का नाम बताएं। ये बुक अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। कौन है? बॉलीवुड एक्टर। आंसर होगा तुषार कपूर। ठीक है, बुक भी मैं दिखा दूँ, ये है बुक। और इसमें इन्होंने इस बुक में 2016 में जो सरोगेसी के जरिए इनका बेटा हुआ, लक्ष्य कपूर नाम है, सिंगल फादर है, ये शादी नहीं की है उन्होंने। तो इसी पर इन्होंने लिखा है, अपने अनुभवों को साझा किया है। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कुछ और क्वेश्चन हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं ले लूँगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और शेयर ज़रूर करिए तमाम मित्रों को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। अब मिलते हैं कल।